नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस सेक्शन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का एक चैप्टर है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसको सेकंड पार्ट को तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फोर्स के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, मतलब जो लॉज ऑफ न्यूटन्स के जो लॉज हैं उनमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था, मोमेंटम को डिस्कस किया था। और आज मोमेंटम से रिलेटेड है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको डिस्कस करेंगे। तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं, बस व्यू बनाने के लिए बस थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आज हम लोग देखेंगे कि ये है क्या। तो जब भी, अब इसको समझना है कैसे, तो जब कोई दो बॉडी रहे, एक हैवी रहे और दूसरा लाइट रहे, मतलब हैवी और दूसरा हल्का, और अगर सेम फोर्स दोनों पे हम अप्लाई कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, मतलब एक ही समय के लिए, उतना ही देर के लिए दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हल्का बॉडी रहेगा यानी लाइटर जो बॉडी रहेगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा और जो हैवियर वन रहेगा उसका कम। लेकिन जो मोमेंटम जो दोनों गेन किया है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि मोमेंटम का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा है यानी मास कम, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम, तो वेलोसिटी ज़्यादा तो मास कम, और मास अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम। तो वही हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा होगा। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of which the force acts। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जो चेंज होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग करेंगे क्या, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u, और मोमेंटम होता है mv, तो mv माइनस mu, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम t से। तो क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया। अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। अब देखते हैं कि दोनों में m कॉमन है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या हो गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई t। अब v माइनस u चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है हो गया, और डिवाइडेड बाई t यानी कि टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, तो ये हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, यानी फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अब इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहले कैसे डिफाइन किए थे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब जब हमें क्या करना है कि इस जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटा करके इक्वल टू देना है, तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, यानी एक के कांस्टेंट को हम लाएंगे। तो अब फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए, और ये जो के है इसका SI यूनिट जो है वो 1 होता है। तो जब 1 हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो रिलेशनशिप बताता है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। जब फोर्स जो है वो क्या होगा कि किसी भी बॉडी पे एक्ट होगा तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये बताता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो जब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा यानी कि रिटार्डेशन होगा, तो जब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी हमारा निगेटिव होगा।
तो ये जब निगेटिव होगा फोर्स, यानी कि हम कर क्या रहे हैं कि फोर्स जो लगा रहे हैं वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तब हमारा फोर्स का वैल्यू निगेटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव होगा। तो ऐसा कब होता है? ब्रेक लगाने के केस में। तो ये हो गया। अब एक्सेलरेशन अगर निकालना है इसी फार्मूले से, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F/m। तो अब एक्सेलरेशन को फिर से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली। तो अगर अब इसको हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई बॉडी है उसका अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो यदि हम मास को डबल कर देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सीधे हाफ हो जाएगा, आधा। एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा। यदि हम मास को आधा कर देते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब? जब हम फोर्स को सेम रखते हैं, फोर्स को चेंज नहीं करना है, केवल एक्सेलरेशन और मास को अगर हम चेंज करते हैं तो इस तरीके से इन्वर्सली है, एक को डबल करेंगे तो दूसरा हाफ होगा, दूसरे को डबल करेंगे तो पहला हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन का फोर्स और मास के टर्म में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं एग्जांपल से कि दो कार है हमारे पास, एक जो है वो छोटा कार है जिसका 600 kg वेट है और दूसरा मास है, और दूसरा जो कार है उसका मास 2600 kg है, तो बड़ा कार। अब क्या होगा कि किस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पुश करने में? तो जो बड़ा वाला कार है उसको पुश करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, तब वो आगे बढ़ेगा, वो तब एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि इस फॉर्मूले को कि मास अगर ज़्यादा है, अगर किसी भी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी फोर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा तब एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे केस देखने को मिल रहा है कि अगर फोर्स बढ़ाएंगे तब इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, तब ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, एज कम्पेयर टू जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, जो लाइटर हमारा कार है, हल्का कार, जो छोटा कार है उसमें। अब ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल N से। अब 1 न्यूटन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। यानी 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स होता है जो कि किसी बॉडी पे अगर एक्ट कर रहा है तो उस बॉडी का मास कितना होना चाहिए? 1 kg, और उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1 न्यूटन का डिफिनेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो हमें रिलेशनशिप बताया किसके बीच में? तो फोर्स अप्लाइड और एक्सेलरेशन के बीच में। तो ये कैसे है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड, यानी कि अगर फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। वही मास के कैसे था? मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो माइनस साइन कब रहेगा? तो बता दिए कि माइनस साइन बताएगा कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रहा है। अब जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ हम उसका यूज करते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो यूज है उसका कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, यानी एक क्रिकेट बॉल को कैच करने के केस में। तो क्रिकेट प्लेयर करता क्या है, यानी जो फील्डर है वो जब बॉल जब आ रहा है उसके पास, जो फास्ट मूविंग बॉल है, कोई बैट्समैन अगर हिट किया और उसको अगर कैच करना है तो वो उस बॉल को कैच करके और अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो ऐसा इसलिए करता है कि उसको जो इंजरी हो बॉल से वो कम हो, क्योंकि होता क्या है कि जब फास्ट मूविंग बॉल है तो उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम अचानक रोक देंगे उसको, मतलब सीधे उसका मोमेंटम को हम क्या कर दिए? जीरो। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो हो गया आते। तो वेलोसिटी जीरो यानी मोमेंटम से अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहेगा और अचानक अगर हम जीरो करते हैं तुरंत कुछ ही मोमेंट में, तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा चोट लगेगा हमारे हाथों पे और हमारे हाथ को हर्ट कर सकता है। वही अगर उसको हम पीछे खींचते हैं हाथ में पकड़ने के बाद बॉल को, तो क्या होता है कि वो उसको मोमेंटम को जीरो आने में थोड़ा टाइम मिल जाता है, मतलब उसको समय मिलता है रेस्ट में आने में, यानी उसका वेलोसिटी जो है वो अचानक से जीरो नहीं हुआ। तो जिस कारण
हाथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हर्ट नहीं होता, थोड़ा ऐसे चोट लग सकता है। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कैसे बॉल कैच किया और उसके बाद हाथों को पीछे खींचा। यहाँ फोटोग्राफ में ओरिजिनल भी है और यहाँ पे इस टाइप से ड्राइंग से दिखाया गया है। अब हाई जंपर का केस है, जो एथलेटिक्स में हाई जंप करते हैं तो होता क्या है कि उनको कुशन प्रोवाइड कराया जाता है, कुछ गद्देदार चीज़ या फिर बालू रखा हुआ रहता है जहाँ पे वो गिरते हैं, मतलब उछल करके, और जहाँ वो लैंड करते हैं तो वहाँ पे। तो ऐसा इसलिए कि उनको भी इंजरी से बचाने के लिए ही ऐसा किया हुआ रहता है, क्योंकि अगर वो कहीं अगर हार्ड सरफेस रहेगा, ज़मीन हार्ड रहेगा और वहाँ पे कूदते हैं तो जहाँ पे वो कूदेंगे वहीं पे अचानक वो रुक जाएंगे और इस कारण उनका मोमेंटम कुछ ही क्षण में जीरो हो गया। तो मोमेंटम कुछ ही क्षण में जब जीरो होगा तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। और वही कुशन अगर रहता है तो कुशन पहले दबता है तो क्या होता है कि मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा वक्त लगता है। और वही अगर बालू का बहुत सारा मतलब ढेर है तो वहाँ भी वो थोड़ा दूर स्लाइड करते जाते हैं। तो इस कारण से उनको जो उनका मोशन है उसको कम होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मोमेंटम क्या हुआ कि मोमेंटम को ज़्यादा वक्त मिला जीरो होने में। वही अगर केस हम देखें, जो थर्ड केस है कि कार में क्यों सीट बेल्ट रहता है और सीट बेल्ट से क्या बचाव है। तो आज के समय में क्या होता है कि जो पैसेंजर रहते हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट है और सीट बेल्ट जो होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी एक्सीडेंट का केस हो, मतलब अचानक अगर ब्रेक लगाना पड़े तो जो भी लोग कार में बैठे हुए हैं होगा क्या कि उनका तो मोमेंटम है, अभी वो मोमेंटम में है, बढ़ रहे हैं, और अचानक अगर जीरो में आता है तो वो आगे की ओर चले जाएंगे, मतलब वो आगे फॉरवर्ड जर्क उनको लगेगा। तो इससे बचने के लिए वो बेल्ट क्या करता है, जो सीट बेल्ट है उनको थोड़ा तो आगे ले जाता है, लेकिन इतना आगे नहीं ले जाता है कि वो बाहर चले जाएं। तो मोमेंटम को जीरो होने के लिए थोड़ा टाइम यहाँ भी मिल जाता है कार के केस में भी। तो एक्सीडेंट में जो भी पैसेंजर्स हैं या फिर ड्राइवर्स हैं उनको कम से कम नुकसान होता है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इनमें हम लोग निकाल लेंगे, अगर मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है फोर्स निकाल लेंगे, अगर फोर्स और एक्सेलरेशन दिया हुआ है मास का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बना लेना है। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ भी अगर u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, और उसको रिलेट करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ग्राफ से है तो ग्राफ से एरिया निकालना है और एरिया से हमें पता चल जाएगा कि कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उसके बाद जो आता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या कि ये जो एक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन रहता है, यानी टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक जैसे बच्चा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रोलर स्केट्स पहने हुए है और वो आता है और किसी वॉल को, किसी दीवार को वो हिट करता है अपने हाथों से। क्या किया कि उस वॉल पे वो फोर्स लगाया। तो वॉल पे जब वो फोर्स लगाया तो वो वॉल भी इक्वल अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस बच्चे पे, जिसके कारण वो बच्चा जो है वो पीछे की ओर जाता है, थोड़ा पीछे की ओर जाता है। और जा क्यों रहा है पीछे की ओर? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम है। अगर ऐसे ही नॉर्मल हम लोग धक्का देंगे तो दीवार अगर धक्का देगा भी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसको बैलेंस कर लेगा, तो हम लोग पीछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ हुआ क्या कि बॉय फोर्स एग्जर्ट किया वॉल पे, तो वॉल भी उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स बॉय पे लगाया। अब यहाँ पे देखिए कि एक आदमी कर क्या रहा है कि एक जो गाय है उसको खींच रहा है, गाय या बैल है उसको खींच रहा है, तो वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगा रही है, तो वो पीछे जा रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब भी होगा तो दो फोर्स होगा, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करेगा और यहाँ पे मोशन जो डिस्क्राइब होगा वो रिलेशनशिप रहेगा। जब दो फोर्स के बीच में रिलेशनशिप रहेगा तभी हम यहाँ किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोशन को। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, यानी कभी भी एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी जो है वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स फर्स्ट बॉडी पे लगाता है। जैसे हम लोग अब देख सकते हैं कि किसी को अगर हम किसी चीज़ पे पीटते हैं, अपने हाथ से अगर मारते हैं, तो जितने जोर से अगर उस पर हम हिट करेंगे, उस जैसे दीवार पे ही अगर हिट कर रहे हैं या फिर किसी इंसान को ही अगर हम मार रहे हैं, तो जितना चोट उसको लगता है वही इक्वल और अपोजिट फोर्स मतलब हमारे हाथों पर भी वो अप्लाई होता है। तो जो हम लोग लगाएं
उससे जो फोर्स उसको हम कहेंगे एक्शन, यानी फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी पे जो फोर्स एग्जर्ट किया उसको हम कहते हैं एक्शन, और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स एग्जर्ट किया उसको रिएक्शन कहते हैं। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ एक्शन और रिएक्शन जो दोनों हैं ये दोनों फोर्स है और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, ये नहीं कि एक ही पे, लेकिन एक साथ ही दोनों लग रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और उसको हम लोग क्या किए हैं कि हुक के मदद से दीवार में लगा दिए हैं, और उसी से एक और स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है, और जो सेकंड वाला स्प्रिंग बैलेंस है जो हमारे उंगलियों में फंसा हुआ है, यहाँ पे अगर हम एक्शन लगाते हैं अपने डायरेक्शन में उसको खींचते हैं तो हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन लगता है दूसरे में। तो अगर इसमें 4 न्यूटन का डेविएशन है तो सेकंड वाले में भी सेकंड जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें भी 4 न्यूटन का ही डेविएशन शो होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो अपोजिट होते हैं और इक्वल अमाउंट में होते हैं। अगर जैसे दो बॉडी है उसके बीच में एक्शन और रिएक्शन कैसे एक्ट कर रहा है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ भी वेट जो है उसका एक्शन है, और जो रिएक्शन फोर्स ऊपर लगता है यानी कि जो नॉर्मल फोर्स वो उसका क्या है तो रिएक्शन है। तो यहाँ अगर कोई रेस्ट में भी है तब भी उस पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों अप्लाई होता है उसके वेट के कारण, क्योंकि वो नीचे वेट लगाते रहता है और उतना ही अमाउंट में ऊपर भी फोर्स लगता है तभी वो वहाँ पे टिका हुआ रहता है। अगर ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तो वो टिका हुआ नहीं रहेगा। अब किस तरीके से कुछ और एग्जांपल देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो हम लोग कैसे चलते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि ग्राउंड पे अगर कोई आदमी चल रहा है तो ग्राउंड पे वो पीछे की ओर पुश करता है, ग्राउंड को वो पुश करता है पीछे की ओर, और उसके कारण ग्राउंड उसको आगे की ओर पुश करता है यानी फॉरवर्ड, वो उसको रिएक्शन देता है, तो इस कारण वो आगे बढ़ता है। वही अगर हम देखें कि कोई बिल्कुल चिकना सरफेस हो, बिल्कुल स्लिपरी सरफेस हो, तो उस पर चलना हमें बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ रिएक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम है। वही अगर स्विमर का केस देखें जो तैरता है पानी में, तो वो करता क्या है कि अपने अगल बगल का जो पानी है उसको पीछे की ओर धक्का देता है, अपने हाथों से पीछे की ओर उसको पुश करता है, तो जो वाटर है उसको क्या करेगा आगे की ओर पुश करेगा। तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो यद्यपि जितना भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, लेकिन वो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दोनों बॉडी में इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन क्यों इक्वल प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी हैं तो उनके मास पे भी डिपेंड करेगा। तो जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। अब एक और केस है रिकॉइलिंग का, यानी कि जब भी हम कोई गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन जो है वो रिकॉइल करता है यानी पीछे की ओर थोड़ा आता है। तो यहाँ मास का हमें समझ में आएगा कि कैसे मास पे डिपेंडेंट है। तो जैसे एक्शन हुआ बुलेट पे तो बुलेट आगे गया, तो बुलेट का जो मास है वो गन के कंपेयर में बहुत कम है, तो मास कम है मतलब मोमेंटम यहाँ पे बराबर रहेगा। तो मास कम है तो क्या होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। वही गन का मास ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी यानी कि रिकॉइल जो होगा वो पीछे की ओर जो आएगा, जो गनर है या जो गनमैन जो उस बंदूक को अपने कंधे पर रख कर चलाता है उसको थोड़ा सा जर्क लगेगा, यानी जितना दूर गोली जाएगा उतना पीछे जो गन है वो नहीं जाता है। क्यों, तो कारण है उसका एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गन का मास जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ रिकॉइल हम लोग समझ गए। अब और भी एप्लीकेशन है जैसे फ्लाइंग ऑफ जेट एयर प्लेन्स एंड रॉकेट्स। इसका भी तो जेट एयरप्लेन में होता क्या है कि उसमें से जो गैस निकलता है यानी बर्निंग फ्यूल से जो गैस निकलता है वो बहुत तेज़ी से पीछे की ओर निकलता है, और जो वो एयर को पुश करता है तो एयर क्या करता है कि उस पर रिएक्शन लगाता है, उस जेट पे रिएक्शन लगाता है, और उसी एयर के पुश के कारण यानी उस रिएक्शन के कारण जो जेट है वो आगे बढ़ता है। यानी जितना तेज़ी से उसके नोजल से गैस निकलेगा पीछे, फ्यूल बर्निंग का जो गैस निकलेगा उतना ही तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा। और ये केस सिंपली हम लोग देख सकते हैं बैलून के केस में कि बैलून में अगर हवा भरा हुआ है और उसका जो मुंह है अगर उसको हम छोड़ दिए, माउथ को ओपन कर दिए छोड़ दिए, तो वो क्या होता है कि पीछे की ओर से हवा निकलता है जो उसमें हम भरे हैं और बैलून आगे की ओर जाते रहता है जब तक कि उसमें से एयर पूरा निकल ना जाए। तो ये हो गया। अगर सीधा रखते हैं तो ये रॉकेट के केस में भी है कि रॉकेट में भी जो फोर्स लगाया गैस और ऊपर रॉकेट जा रहा है। अब बोट का और शिप का केस देखते हैं। तो बोट और शिप के केस में भी होता क्या है कि जो उसका
बोट को पुश करने के लिए जो हाथ में लिए हुए रहता है वो पतवार, इसको क्या करता है कि वो पानी पे जो ओर रहता है उससे पानी को वो पीछे की ओर धकेलता है, जो कि उस नाव को चलाते रहता है, तो नाव जो है वो आगे जाता है। और एक और हम लोग देख सकते हैं कि यदि कोई इंसान नाव से मतलब उसको ज़मीन पे आना है और नाव अगर क्लोज है उस जो किनारा है नदी का, तो जैसे ही वो नाव से नीचे आना शुरू होगा मतलब ज़मीन पे, तो नाव थोड़ा पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो किया क्या कि बोट पे एक्शन लगाया, उसके पैर से क्या हो रहा है कि वहाँ फोर्स लग रहा है, तो वो रिएक्शन के कारण जो रिएक्शन फोर्स है इसके कारण जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो वही अगर कोई इंसान बैंक नदी के किनारे है, तो अगर कोई जैसे नाव वाला है उसको अगर नाव को किनारे से थोड़ा दूर ले जाना रहता है, तो वो अपना जो ओर रहता है, जो पतवार रहता है, उससे क्या करता है कि जो किनारा है उसको धक्का देता है। तो जैसे ही धक्का देता है तो उसका नाव पानी में थोड़ा दूर चला जाता है, किनारे से दूर चला जाता है। अब होज पाइप जो आग बुझाने वाले जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत ही पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर रहता है, मतलब बहुत तेज़ी से पानी निकलता है उनके पाइप से, और उसको वो पकड़े हुए रहते हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि जितने तेज़ी से पानी आगे निकलता है उस होज से, उतना ही फोर्स पीछे भी वो लगाते रहता है उस, तो बैकवर्ड मूवमेंट होता है होज पाइप का। इसी कारण से उसको जोर से पकड़ना पड़ता है। अगर काट का एग्जाम्पल लें, यानी कि हॉर्स जो है वो काट को अगर खींच रहा है, तो इस केस में करता क्या है कि जो घोड़ा है वो खुद आगे थोड़ा झुक जाता है और ग्राउंड पे वो फोर्स लगाता है, ग्राउंड पे अपने पैरों से वो फोर्स लगाता है, पुश करता है ग्राउंड को, तो वो ग्राउंड जो है उस पर रिएक्शन फोर्स लगाता है। और अगर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके व्हील्स का, जो हॉर्स का काट है उसके व्हील का अगर फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज़्यादा फोर्स होगा किसका, तो घोड़ा जो लगाया ज़मीन पे, तब जो गाड़ी है वो आगे बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि कुछ केसेस में जो दोनों बॉडी हैं वो क्या करते हैं कि फोर्स एग्जर्ट करते हैं, कब, जब दोनों कांटेक्ट में हों। लेकिन कभी कभी अगर बिना कांटेक्ट के भी फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स। तो ऐसा कब होता है, तो मैग्नेट के केस में भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है। अगर मैग्नेट को हम आयरन पीस के नज़दीक ले जाते हैं तो इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों में लगता है, यानी कि आयरन पीस जो है और मैग्नेट जो है दोनों में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। वैसे ही अगर चार्ज इलेक्ट्रिक कॉम है और पेपर के नज़दीक ले जाते हैं तो वहाँ भी, तो फोर्स जो है वो ऑलवेज पेयर में रहता है, यानी हमेशा जोड़े में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि फोर्स जो है वो पेयर में रहेगा। अब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू होगा मास इनटू वेलोसिटी। और जब दो बॉडी अगर एक दूसरे पे एक्ट करता है, तो यानी कि अगर कोलाइड किया या फिर टकराया, तो टोटल मोमेंटम जो है वो रिमेन कांस्टेंट होगा, यानी कंजर्व्ड होगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग एक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी मोमेंटम भी जो है वो एनर्जी की तरह है कि मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी ना ही उसको हम बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट रहता है, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के हिसाब से। तो इसको समझते हैं फिगर से। यहाँ देखते हैं कि क्या है कि एक ट्रक है जिसका मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u1 है, और वही एक कार है जिसका मास m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2 ये हो गया। वही अगर वो कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद अब उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा, मास तो सेम ही रहेगा। तो मास m1 था ट्रक का, अब वेलोसिटी हो गया v1, और मास था m2, वेलोसिटी हो गया v2 कार का। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2, और ये दोनों इक्वल होगा। वो कैसे, तो हम देखते हैं आगे। तो कोलाइड किया कुछ टाइम t के लिए, तो जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं कार का, तो एक्सेलरेशन कार का किस कारण होगा, तो ये होगा किसके कारण, तो ट्रक के कारण। ट्रक उसको हिट किया इस कारण, तो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, क्योंकि उसका क्या था, पहले u2 था वेलोसिटी, उसके बाद
v2 हो गया। तो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ कार। और फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स कार पे कौन फोर्स अप्लाई किया, तो ट्रक अप्लाई किया, यानी ट्रक का मास m1 था, तो इसलिए हम फोर्स F1 ले लिए हैं। तो F1 फोर्स जो होगा वो फोर्स इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी, ये हो गया। और वही अगर हम देखें कि ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ट्रक का एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, तो कार को हिट करेगा, तो कार के कारण भी तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके कारण एक्सेलरेशन उसका हुआ v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी, ये हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए अब था क्या, तो u1 था u2 था, जब हीट किया तो हीट करने के बाद यहाँ पे v1 हो गया और v2 हो गया, तो वही यहाँ पे दिख रहा है हमें कि v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी। अब फोर्स जो F2 होगा वो किसके कारण होगा, तो कार जो एग्जर्ट करेगा फोर्स ट्रक पे, उसके कारण, तो ये हो गया m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी। अब जो फोर्स है वो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो इक्वल और अपोजिट होता है, तो अगर एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2। अब दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी। तो F2 में हम लोग देख सकते हैं कि सब 1 1 वाला लिए हैं, और F1 में सब हम 2 2 का जो है वो लिए हैं दूसरे का, क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो वो उस पे फोर्स लगा रहा है। अब नीचे से जो दोनों टी है उसको कैंसिल कर दिए, ऊपर में जो m बाहर था उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब पॉजिटिव वाले जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए दूसरे साइड अगर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है फार्मूला बन करके कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यानी क्या आया निष्कर्ष कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी मोमेंटम जो है वो क्रिएट नहीं हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, मोमेंटम उतना का उतना ही रह गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम लोग रॉकेट के प्रक्षेपण, मतलब रॉकेट जब छोड़ा जाता है उस टाइम। तो यहाँ क्या है कि रॉकेट है, अब रॉकेट से पीछे निकल रहा है क्या, तो फ्यूल निकल रहा है, उसका जो गैसेज बहुत सारे निकल रही हैं, तो इन गैसेज जो हैं वो बहुत तेज़ी से उसमें से निकल रही हैं। उसके कंपैरेटिवली जो हमारा रॉकेट है उसका स्पीड थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसका वेट जो है, उसका जो मास है वो ज़्यादा है, रॉकेट का जो मास है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू गैस, लेकिन फिर भी वो ऊपर जाता है हाई वेलोसिटी से, क्योंकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और यही केस है जेट एरोप्लेन का, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करता है, एरोप्लेन और रॉकेट दोनों। तो यहाँ अब कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट था, पहले दोनों पर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। तो इस केस से हम लोग कर क्या सकते हैं कि आगे का जो न्यूमेरिकल है वो बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है और बुलेट का मास भी दिया हुआ है, यहाँ गन का जो मास दिया हुआ है लेकिन इसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन से। तो आगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सब इसी टाइप से रिलेटेड हैं और सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर राय दीजिएगा। धन्यवाद।